दोस्तों, प्रतिभा और कला किसी सरहद की मोहताज नहीं होती। इसीलिए ऐसी ही प्रतिभाओं को और जानने के लिए हमने सीधे रुख किया संस्कृति, कला और अदब के शहर लखनऊ का। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें यूएन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जिन्हें आप एक कुशल राजनेता और एक सशक्त महिला के रूप में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष और वर्तमान में लखनऊ के कैंट क्षेत्र से विधायक डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी से। नमस्कार रीता जी, आपका स्वागत है आपके हमारे हम सभी के चहेते कार्यक्रम लक्ष्य में। नमस्कार रीता जी, हर इंसान के जीवन के सफ़र की जो शुरुआत होती है वो उसके परिवार से होती है। सबसे पहले हम आपसे आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे माता पिता के घर में जन्मी जो दोनों ही देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय थे। पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और 16 साल की आयु से मेरी माँ, जो कि बहुत ही विद्वान और एक वाइस चांसलर की बेटी थी, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गई। पति एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पिता एक प्रिंसिपल थे कॉलेज के और वो खुद टॉपर थे अपने बैच के। फिर उसके बाद वो स्कॉलरशिप पे रशिया गए, वहाँ से इंजीनियर बनकर आए। फिर यहाँ पब्लिक सेक्टर में काम किया और जीएम होके रिटायर हुए। बेटा एक है, उसने विदेश से एमबीए किया है, मल्टीनेशनल में काम करता था, अब कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपना काम शुरू किया है। बहुएं भी एमबीए है, 10 साल उसने भी नौकरी की है। अब वो भी अपने वहाँ से मुक्ति लेकर हस्बैंड वाइफ दोनों अब अपने खुद के काम में लग गए। बड़े भाई विजय बहुगुणा जज हुए हाई कोर्ट में, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। छोटा भाई भी राजनीति में है और सुखी जीवन इलाहाबाद में बिता रहा है। एजुकेशन की रूट भी बहुत स्ट्रांग है और पॉलिटिकल रूट भी बहुत स्ट्रांग है। तो दोनों ही तरीके से हम लोग बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। रीता जी, आप राजनीतिक और प्रशासनिक परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। ऐसे में आपके अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सामाजिक जीवन में तो प्रवेश बहुत पहले हुआ। जब मैंने यूनिवर्सिटी से पास किया और मैंने नौकरी शुरू की, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के पद पे नियुक्त हुई, तो मेरी माँ ने मुझको सुझाव दिया कि देखो, महात्मा गांधी कहते थे कि राजनीति ही एक तरीका नहीं है समाज की सेवा का, एक तरीका है कि आप सोशल सर्विस करिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने सामाजिक संगठनों से जुड़कर ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद NCWI नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया, चैरिटेबल एसोसिएशंस, वेलफेयर एसोसिएशन, ऑर्फनेजेस, इनके साथ जुड़कर मैंने 20 साल काम किया, 74 से 94 तक। आप तो जानती हैं 80 और 90 के दशक में महिलाओं में एक ज़बरदस्त उत्साह और अपने हक की लड़ाई करने का था। उस समय मैंने बहुत अहम भूमिका महिला सशक्तिकरण के आंदोलन में लगाई और एक मेरी पहचान एक सशक्त महिला समाज सेवी के रूप में बन चुकी थी। कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, श्लील साहित्य हो रहा है, तो हाई कोर्ट में रिट डालना, बाहर आंदोलन करना, ह्यूमन चेन बनाना, ये सब काम मैं क्या करती थी। राजनीति अगर आप कहें तो चुनावी राजनीति में प्रथम प्रवेश मेरा 1995 में हुआ, जब मैं मेयर का चुनाव लड़ी इलाहाबाद से और प्रथम निर्वाचित महिला महापौर इलाहाबाद से बनी। मैं हर एक से कहती थी कि मेरी प्रेरणा मेरी माँ थी, क्योंकि जो ऊंचाई मेरी माँ ने छुई उसको पकड़ने की जो मेरी ललक थी वो मुझे इतनी दूर तक लाई। रीता जी, आपने महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी कार्य किया है और इसके लिए आपको कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आप और क्या कार्य कर रही हैं। देखिए, मैं जब सक्रिय राजनीति में नहीं थी तभी महिला आंदोलन में काम करती थी उनके अधिकारों के लिए। हम बीजिंग गए थे 1995 में,
फिर बीजिंग+5 हुआ, 5 साल बाद मूल्यांकन, तो मुझे नायरोबी बुलाया गया, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में मैं थी। फिर 2006 में फिर बीजिंग+10 हुआ, उसमें न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई थी, मैं वहाँ गई थी। तो मैं यूएन सिस्टम के साथ जुड़कर और महिलाओं के किस तरह से महिलाओं के कानून होने चाहिए, कैसे सरकारों को एक्ट करना चाहिए, इन सब पे जो चिंतन के लिए जो ड्राफ्ट्स बनाने की कमेटी थी उसकी मैं सदस्य रही हूँ। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरे सिस्टम का, विशेष सोनिया जी का और संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिन्होंने मुझ में विश्वास करके मुझे बहुत बड़ी भूमिका दी। आप सोचिए 29 देशों में महिलाओं के विषयों पर और स्थानीय निकायों के विषय पर मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के रूप में टूर किया है। महिलाओं को मनरेगा में, महात्मा गांधी नरेगा में कम से कम 33% का आरक्षण रोजगार में, और ज़्यादा जितना हो जाए। तो हर प्रकार से ये प्रयास है कि लड़कियों को अच्छा माहौल दिया जाए, लेकिन सरकार को कानून व्यवस्था पर बहुत जोर देना होगा, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे राष्ट्र की हो। जब तक वातावरण सुरक्षित नहीं होगा लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। समय बदल रहा है, तेज़ी से बदल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से 20 साल बाद कोई परेशानी बेटा बेटी में या लड़का लड़की के बीच में नहीं होगी, और लोग समानता की निगाह से उनको देखेंगे, उनको बराबर के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। रीता जी, हमारे कार्यक्रम लक्ष्य में वक्त हो चला है एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मिलेंगे ब्रेक के बाद। उर्मिला हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, गजब का स्वाद। तो आज के फंक्शन के लिए क्या? मोटी सी चोटी, बाल बहुत पतले हैं और इतने झड़ रहे हैं। ₹1 का पैंटीन, ये चोटी बनाए मोटी और बालों का गिरना करे बिल्कुल कम। पैंटीन अब सिर्फ ₹1 में। कीमत छोटी, चोटी मोटी। खास पलों में रूसी आपको शर्मिंदा कर दे, मतलब अपना शैम्पू बदले। हेड एंड शोल्डर्स एंटी डैंड्रफ शैम्पू, सिर्फ ₹1.5 में ये ज्यादा रूसी मिटाए एक ही वॉश में। अरे लगता है शादी आपकी हो रही है। हेड एंड शोल्डर्स, दाम कम, रूसी से छुटकारा हरदम। तो आज के फंक्शन के लिए क्या? मोटी सी चोटी, बाल बहुत पतले हैं और इतने झड़ रहे हैं। ₹1 का पैंटीन, ये चोटी बनाए मोटी और बालों का गिरना करे बिल्कुल कम। पैंटीन अब सिर्फ ₹1 में। कीमत छोटी, चोटी मोटी। नमस्ते 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 अंकल। क्या बात है बेबो, तुम तो हमेशा नमस्ते कर रही हो। क्योंकि मैं हूँ डैंड्रफ फ्री हमेशा। पेश है नया और बेहतर हेड एंड शोल्डर्स, ये 100% तक डैंड्रफ मिटाए और उसे वापस न आने दे दिनों, हफ्तों और महीनों तक। हे, मैं देता हूँ। नमस्ते बॉस। नमस्ते। नए हेड एंड शोल्डर्स के साथ। P&G। मानती ही नहीं थी ये पैंटीन और हेयर फॉल की प्रॉब्लम। पैंटीन ट्राई करने के लिए फोर्स करना पड़ा। मानना ही पड़ा। 100 बार ब्रश करने पर भी हेयर फॉल की 0 परेशानी। खुद ट्राई कीजिए, आप भी मान जाएंगे। पैंटीन। P&G। उर्मिला हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, गजब का स्वाद। हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर अब और अधिक शक्तिशाली। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, और हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी। रीता जी, आपने शुरुआत से ही राजनीति से भरा जीवन देखा है, ऐसे में कई उतार चढ़ाव का सामना भी किया होगा। क्या कभी आपके जहन में ऐसा आया कि आपको राजनीति से हटकर कोई और प्रोफेशन चुनना चाहिए था? देखिए, राजनीति कोई व्यवसाय तो है नहीं। व्यवसाय के लिए तो मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, मैं प्रवक्ता बनी, 32 साल मैंने शिक्षण का काम किया है। लेकिन राजनीति में मैं अपने कन्विक्शन से और शौक़ से आई। मैं उस समय मैंने प्रवेश किया जब मुझे लगा कि हमारे देश का जो सौहार्द का ताना बाना है वो टूट रहा है और हमारा जो भाईचारा है वो खराब हो रहा है। तो 92 में पहली बार मैं सक्रिय हुई राजनीतिक दृष्टि से। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की।
तो मैं जी कभी तकलीफ इस बात की नहीं है कि मुझे राजनीति में नहीं होना चाहिए। कई चुनाव लड़ी हार गई, लोगों ने कहा आप गलत पार्टी से लड़ गई, सही पार्टी से लड़ती जीतती, पर नहीं। तो मैं कभी, मुझे एक क्षण भी नहीं लगता कि मैं गलती कर रही हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। रीता जी, हर आम इंसान की तरह आपने भी अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाए होंगे। हो सकता है उनमें से कुछ पूरे हुए हों और कुछ अभी बाकी हैं। ऐसे में वो कौन से लक्ष्य हैं जो अभी आपको भविष्य में पूरे करने हैं? मैंने कभी भी बहुत सपने नहीं देखे, लेकिन महिला सशक्तिकरण मेरा लक्ष्य प्रारंभ से रहा है। और मेरा जो एक लक्ष्य है, महिला आरक्षण विधेयक, जो कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए पेश हुआ, लेकिन अभी तक पास नहीं हो पाया। तो मेरा एक लक्ष्य ये है कि हम उस विधेयक को किसी भी तरह पारित कराएं। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को देखना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ जब तक मैं राजनीति में हूँ, मेरे रहते रहते उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बने। ऐसे तो बहुत लक्ष्य हैं कि अच्छी व्यवस्था हो, केंद्र की योजनाएं लागू हो, गरीबी दूर हो, शिक्षा बढ़े, वो तो नॉर्मल सी बातें हैं। पर टू स्पेसिफिक जो आपने पूछा, तो ये मेरी इच्छा है कि ये 2 उपलब्धियां मेरी हों। रीता जी, अब आप हमारे लक्ष्य के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं इतने कहना चाहूँगी कि देखिए, प्रतिभा किसी लिंग की मोहताज नहीं होती, किसी वर्ग, किसी जात की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा को आगे बढ़ने के लिए लोगों को अपने प्रयासों में कमी नहीं लानी चाहिए। तभी राष्ट्र बड़ा होता है जब प्रतिभा को खुलकर अपना जो उसका स्थान है वो प्राप्त हो। हम सब हिंदुस्तानी हैं और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक होकर अपने राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। रीता जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके बनाए सभी लक्ष्य जल्द पूरे हों। धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें लिखना ना भूलिएगा इस पते पर। हमारा पता है सरवनी इंटरनेशनल द वर्ल्ड ऑफ मीडिया, 62E के पॉकेट, शेख सराय फेज 2, न्यू दिल्ली। और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 01164625566। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9810542961। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे हमारे अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। Till then, goodbye and take care.